एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने बेलमेंट एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्लेज। उससे पहले हम दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारा पहला टॉपिक, द फाइंडर ऑफ गुड्स। तो क्या होता है द फाइंडर ऑफ गुड्स? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको किसी का पर्स मिल गया, तो क्या हो गया? आप एक फाइंडर हो गए हैं। क्या चीज के फाइंडर हो गए? उस गुड्स के फाइंडर हो गए, है ना। तो चलिए कि हम इसका लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं। A finder of goods is a person who finds goods that belong to someone else and takes them into his custody। यानी कि पर्सन है, द फाइंडर ऑफ गुड्स वो पर्सन होता है जो किसी का सामान को ढूंढ लेता है या फिर उसको सामान मिल जाता है, किसी और का होता है वो सामान, और उसको अपने कस्टडी में रख लेता है। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन 71 क्या कहता है। ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो सेक्शन 71 में आता है। द फाइंडर ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। बेली क्या होता है? मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट क्लास से पढ़ाया है। तो जो फाइंडर होता है वो गुड्स का, उसके एकदम एज अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बेली का। बेली का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? उसको बहुत अच्छे से रीजनेबल केयर करना, जैसे एक समझदार आदमी केयर करता है अपने गुड्स का, अपने गुड्स की तरह बिल्कुल उसको केयर करना, अपने गुड्स के साथ उसका कोई भी मिक्स नहीं करना, कोई मिसयूज नहीं करना, है ना। तो यही हमने पढ़ा था। तो फाइंडर का ही सब ड्यूटी होता है। इवन दो देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फाइंडर एंड द ओनर। देखिए, आपको सामान मिला है तो आपके साथ तो उस ओनर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आप तो उस ओनर को जान भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपके बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस ओनर को ढूंढना और उसको सामान वापस करना। इसे ही हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का। तो आइए थोड़ा हम इसे भी देख लेते हैं। तो स्टेटस क्या हो गया? फाइंडर इज इक्वल टू राइट ड्यूटीज ऑफ अ बेली। यानी फाइंडर का क्या क्या राइट हो गया है जो एक बेली का राइट होता है। फिर ड्यूटीज टू ट्राई टू फाइंड ओनर, टेक रीजनेबल केयर। तो फाइंडर की ड्यूटी ये होती है कि उसका रियल ओनर को ढूंढना और उस सामान को रीजनेबल केयर करना जब तक कि उसका रियल ओनर नहीं मिल जाता है। राइट टू रिटेन, कैन कीप गुड्स अंटिल कंपनसेटेड फॉर ट्रबल एक्सपेंस। देखिए, तो जो फाइंडर होता है ना गुड्स का, वो तब तक सामान को अपने पास रोक के रख सकता है जब तक उसका जो एक्सपेंस खर्च हुआ है उस गुड्स में, तब तक जो सामान का रियल ओनर है वो उसको वापस ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक आदमी जा रहा था रास्ते में, उसको कहीं बीच रास्ते में एक काव दिख गया। ठीक है, अब काव को अपने घर ले आया और उसके ओनर को ढूंढने लगा। अब उस काव को लेकर के आया तो जाहिर है उसको काव को खिलाएगा पिलाएगा तो उसको कुछ खर्च होगा। ठीक है, तो फिर मान लीजिए कुछ दिन बाद उसका ओनर उसको मिल जाता है, तो वो जो फाइंडर है उस ओनर से उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकता है और वो उस काव को तब तक रोक के रख सकता है जब तक वो ओनर उसका पैसा वापस ना कर दे जो जो खर्च हुआ है उस काव के पीछे। ठीक है, तो आई होप इसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये वाला भी आपको। फिर आता है राइट टू सेल। अब देखिए फाइंडर ऑफ गुड्स के पास क्या क्या राइट्स हो जाते हैं। कौन सा ऐसा केस है जब वो जो गुड्स को बेच सकता है? ओनली इफ, पहला देखते हैं क्या है, ओनर कैन नॉट बी फाउंड विथ रीजनेबल डिलिजेंस। मान लीजिए जो फाइंडर था वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उस ओनर को नहीं ढूंढ पाया उस सामान का, तो क्या कर सकता है? उसका सामान वो बेच सकता है। फिर आता है सेकंड, ओनर रिफ्यूजेस टू पे लॉफुल चार्जेस। अब जो ओनर मिल गया लेकिन वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो देने से मना कर रहा है जो कि खर्च हुआ है एक फाइंडर का उस गुड्स के पीछे, तो उस केस में भी जो है फाइंडर को गुड्स को बेच सकते हैं। फिर आता है गुड्स आर पेरिशेबल, एग्जांपल फूड। जैसे देखिए वो कोई खराब हो जाने वाली चीज, जैसे एक दो दिन में वो चीज ना खराब हो सकती है तो आप उसको बेच सकते हैं। एग्जांपल फूड हो गया, कोई मिल्क हो गया, खाने पीने की जो चीजें होती है। ठीक है, फिर आता है लॉफुल चार्जेस मोर देन 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए आप जा रहे थे, आपको रास्ते में एक मोबाइल फोन मिला। ठीक है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है सपोज करिए 30,000 है। ठीक है, अब आप जब गुड्स मिल गया, अब आपको ये मोबाइल मिल गया, अब आप उसका रियल ओनर को ढूंढने की कोशिश करिएगा, तो जाहिर है कि आप तो उसका एक न्यूज़पेपर में ऐड चलाइएगा, सोशल मीडिया में पोस्ट डालिएगा और उस फोन को रखने के लिए कोई कवर भी खरीदिएगा। मतलब जो भी आपका खर्च हो रहा है, जो एक्सपेंस है वो 21,000 का आपका एक्सपेंस हो गया सब करते करते। ठीक है, उसके बाद पहले तो आप कैलकुलेट करिएगा 30,000 का 2/3। ठीक है, 2/3 कितना हो गया? 20,000। तो क्या हो गया? आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया है उस फोन के वैल्यू से। तो इस केस में आप उस फोन को बेच सकते हैं और अपना जो एक्सपेंस है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से केस में आप नहीं बेच सकते? अगर आपका वैल्यू एक्सपेंस अगर 19,000 भी आता तो आपके पास ये राइट नहीं होता उस फोन को बेचने का, लेकिन आपका एक्सपेंस जो है उस फोन के वैल्यू से ज्यादा हो गया है, 2/3 वैल्यू से ज्यादा हो गया है, तो आप उस पर बेच सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ लीन? राइट टू रिटेन। देखिए लीन का मतलब क्या होता है? सामान को अपने पास तब तक रोक के रखना जब तक उसका पैसा उसको फुल्ली पे ना हो जाए।
ठीक है। तो इसके दो टाइप्स आते हैं, एक आता है पर्टिकुलर लीन, एक आता है जनरल लीन। तो देखिए कंडीशंस क्या होते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स की बात होती है पर्टिकुलर लीन में, ठीक है। इसमें लेबर स्किल ये सब अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल टेलर कीप्स द कोट अंटिल पेड फॉर स्टिचेस। मान लीजिए मैंने ना टेलर को अपना कोट सिलने को दिया, ठीक है, लेकिन उसका पैसा उसको नहीं दिया, तो टेलर क्या कर सकता है, वो कोट अपने पास रख सकता है। कब तक रख सकता है, जब तक मैं उसको फुल पेमेंट ना कर दूं। तो यहाँ पे सिर्फ एक कोट की बात हो रही है, ठीक है। तो जिसका मैंने पैसा नहीं दिया सिर्फ वही चीज वो रोक के रख सकता है। अब बात करते हैं जनरल लीन की। जनरल लीन किसको बोलते हैं, राइट टू कीप एनी गुड्स फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, यानी कि वो कोई भी गुड्स रोक करके रख सकता है जो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट में हो। कौन कौन रोक सकता है, बैंकर्स, अटॉर्नी, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स। बैंकर्स तो हम सब जानते हैं कौन होते हैं, जो बैंक वाले होते हैं। अटॉर्नी क्या होता है, कहते हैं लॉयर्स हो गया, एडवोकेट हो गया, उसे कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या हो गया, कोई एजेंट। वॉर फिंगर्स क्या हो गया, देखिए जब कोई पोर्ट्स के साइड में जो स्टोर कीपर होते हैं जो आपको सामान का देखभाल करते हैं उसे ही वॉर फिंगर्स कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आप जाते हैं कहीं लोन लेने के लिए, ठीक है, और लोन के बदले एज अ मॉर्गेज अपना कुछ गोल्ड उसके पास रखते हैं, ठीक है। आप जब तक पूरा लोन उसको क्लियर नहीं करते हैं तब तक वो आपको फुल मॉर्गेज जो है वो वापस नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि आप आधा लोन पे किए हैं तो आपको आधा सामान जो है वो वापस कर दे, ऐसा नहीं है। जब तक आप पूरा लोन उसको क्लियर नहीं करते तब तक वो एक पार्ट भी उसका मॉर्गेज का आपको नहीं देता है। तो इसे ही हम कहते हैं जनरल लीन, यानी कि आप वो पूरा का पूरा सामान उसके पास रोकने का राइट होता है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं प्लेज सेक्शन 172। तो डेफिनेशन क्या है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर डेप्थ और प्रॉमिस। देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये होता है जब कोई पर्सन लोन लेने के लिए अपना गुड्स यानी कौन सा गुड्स, कोई गोल्ड हो गया, कोई सिक्योरिटी हो गया, एज एसेट्स होना चाहिए, ठीक है, कोई मूवेबल गुड्स होना चाहिए, सिक्योरिटी के रूप में देता है, उसे प्लेज कहते हैं। तो इसमें दो पार्टीज आती हैं, एक आता है पॉनर, एक आता है पॉनी। पॉनर को कहते हैं प्लेजर, पॉनी को कहते हैं प्लेजी। कहते हैं इसमें पॉनर कौन होता है, पॉनर वो होता है जो गुड्स देता है, यानी बोरोवर होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए जो है वो एक बैंक है और बी जो है एक लोन टेकर, इसे लोन चाहिए, ठीक है। अब बी जो है ना वो ए को जा करके गोल्ड देता है एज अ सिक्योरिटी कि मैं तुम्हें गोल्ड देता हूँ तो उसके बदले में तुम मुझे पैसे दो, एज अ सिक्योरिटी के लिए वो गोल्ड जमा कर देता है वहां पे। तो बी कौन होगा यहाँ पे, जो गोल्ड दे रहा है यानी कि पॉनर, और ए कौन हो गया यहाँ पे, जो ले रहा है यानी पॉनी। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉलर और पॉनी का डेफिनेशन। देखिए बिल्कुल बेलर और बेली के जैसा ही सेम है, ठीक है। इसमें क्रूशियल नोट ये है, ओनरशिप स्टेज विथ पॉनर, पोजीशन स्टे विथ पॉनी, यानी कि ओनरशिप हमेशा हमेशा पॉनर के पास ही रहेगा। जैसे यहाँ पे बी का गोल्ड था तो ओनरशिप हमेशा बी का ही रहेगा, वो बस कुछ वक्ती तौर के लिए ए को दे रहा है, यानी कि बी को मतलब बैंक को दे रहा है, एज अ पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। राइट्स ऑफ द पॉनी, पॉनी की क्या क्या राइट होती है, राइट टू रिटेनर सेक्शन 173 टू 174, रिटेन गुड्स फॉर डेब्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस नेसेसरी एक्सपेंस। देखिए इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। पॉनी ना गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, कब तक रख सकता है, जब तक उसका डेब्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस नेसेसरी एक्सपेंस उसको पूरा ना मिल जाए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक देखते हैं हम, मान लीजिए 1 लाख का लोन था, ठीक है, प्लस उसमें इंटरेस्ट था 10,000 का, प्लस उसमें जो स्टोरेज एक्सपेंस लगा वो 50,000 का, सॉरी 5,000 का, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1,15,000, ठीक है। तो पॉनी तब तक गुड्स वापस नहीं करेगा जब तक उसको पूरा 1,15,000 पॉनर से ना मिल जाए, ठीक है। तो राइट टू रिटेनर है इसके पास, पॉनी के पास राइट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, इंटाइटल टू रीइंबर्समेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर पॉनी ने गुड्स को सेफ रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च किया, फॉर एग्जांपल जैसे गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, जैसे गोल्ड का एग्जांपल लिया है मैंने, अगर गोल्ड का उसने इंश्योरेंस करवाया हो या फिर स्पेशल रिपेयर करवाया हो या प्रिजर्वेशन कॉस्ट हो, कुछ भी लगा हो, तो वो उसका रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। किससे क्लेम कर सकता है, पॉनर से क्लेम कर सकता है, यानी कि जिसका वो गुड्स एग्जैक्टली था, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि गुड्स को लॉकर में रखने का स्पेशल चार्जेस, ठीक है। फिर आता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट सेक्शन 176। तो इसमें क्या होता है, अगर बोरोवर टाइम पर पैसा नहीं देता है तो पॉनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, स्यू द पॉनर, यानी पॉनर के पे केस कर सकता है एंड कीप्स गुड्स एज अ कोलैटरल, और गुड्स को अपने पास जो है रिटेन करके रख सकता है एज अ कोलैटरल। दूसरा क्या आता है, सेल द गुड्स, यानी दूसरा ऑप्शन ये आता है उसके पास कि वो जो गुड्स है उसको बेच दे, लेकिन
कौन सा कंडीशन में बेचेंगे, कंडीशन मस्ट गिव रिजनेबल नोटिस बिफोर सेलिंग, मतलब उसको गुड्स को बेचने से पहले पॉनर को एक नोटिस उसको देना पड़ेगा, तभी वो गुड्स को बेच सकता है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आता है राइट ऑफ द पॉनर। पॉनर की क्या क्या ड्यूटी है, मतलब राइट्स है। राइट्स टू रिडीम सेक्शन 177 कैन गेट गुड्स बैक बाय पेइंग डेप्थ प्लस इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंस। अपना गुड्स को वापस ले सकता है, कब कब, डेप्थ प्लस इंटरेस्ट और प्लस एक्सपेंस, जितना उसका हुआ है वो सब बैंक को दे जाकर के दे देगा, जितना भी उसका पैसा हुआ है, उसके बाद जाकर के अपना गोल्ड को वापस ले लेगा। ये होता है राइट टू रिडीम का मतलब। टाइम लिमिट एनी टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जब तक पॉनी उसका सामान को बेच नहीं देती उससे पहले पहले तक वो जाकर के ये सब क्लेम कर सकता है, मतलब अपना गुड्स को वापस ले सकता है। फिर आता है प्रोटेक्शन राइट। क्लेम डैमेजेस इफ पॉनी मिक्सेस और रीन्यूज द गुड्स। देखिए पॉनर के पास ये राइट होता है कि वो डैमेज का क्लेम कर सकता है। कब डैमेज का क्लेम कर सकता है, जब अगर पॉनी अपना सामान के साथ पॉनर का सामान को मिक्स कर दे या फिर उसका सामान को खराब कर दे, तो यहाँ पे जो है पॉनर के पास राइट होती है कि पॉनी से उसका पैसा कंपनसेशन ले सकता है। क्लेम एनी सरप्लस इफ द पॉनी सेल्स द गुड्स फॉर मोर देन द डेप्थ अमाउंट। देखिए यहाँ पे केस समझिए, मान लीजिए पॉनर ने, छोड़िए यहाँ पे समझिए, ए जो है वो पॉनर है, ठीक है, वो जो बी जो है वो पॉनी है और ये एक बैंक है। ए ने बी से लोन लिया था 50,000 का और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था यानी मॉर्गेज जो प्रोवाइड किया था वो 1 लाख का था। अब मान लीजिए कि गुड्स जो 50,000 है वो उसने पॉनी को वापस नहीं किया, प्लस इंटरेस्ट और डेप्ट का जो भी मतलब मिला करके हो रहा था वो पॉनी को वापस नहीं किया, तो पॉनी क्या करेगा, उसका जो 1 लाख वाला जो सामान था, यानी कि मान लीजिए गोल्ड था 1 लाख का वैल्यू था उसका, उसको जाकर के बेच दिया, तो उसके पास 50,000 तो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है ना। तो पॉन्डर के पास यह राइट होता है कि वो पॉनी से एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो वापस ले सकता है, यानी कि पॉनी को उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वापस करना पड़ेगा पॉन्डर को, यानी कि इस केस में 50,000 रुपये वापस करना पड़ेगा। तो आई होप ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, बेलमेंट वर्सेस प्लेज। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सब जो थ्योरी बेस्ड है ना वो बीकॉम एमकॉम में तो हमेशा पूछते ही है। तो देखिए इसका पर्पस क्या होता है, बेलमेंट। बेलमेंट तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया था, इसका पर्पस देख लेते हैं। रिपेयर, सेफ कस्टडी और यूज एक्सेट्रा। देखिए इसमें बेलमेंट का क्या होता है ना, बेलर जो है वो बेली को सामान देता है, कुछ पर्पस के लिए देता है। कौन कौन सा पर्पस होता है, रिपेयर का पर्पस होता है या फिर सेफ कस्टडी का पर्पस होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का होता है पर्पस, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई एक पर्पस होना चाहिए। प्लेज में क्या होता है, सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर डेप्थ ओनली, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी देते हैं बैंक को या फिर किसी भी, मतलब जैसे जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लेज सिर्फ बैंक के साथ ही हो, आप कहीं जाकर के ज्वेलरी स्टोर से वहां पे भी जाकर के अपना आप गोल्ड को रखवा सकते हैं और वहां से कुछ पैसा ले सकते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है। फिर देखते हैं राइट टू सेल। बेली जनरली कैन नॉट सेल, बेली के पास जनरली राइट नहीं होती है सामान को बेचने का। पॉनी कैन सेल ऑन डिफॉल्ट विथ नोटिस, मतलब पॉनी के पास यहाँ राइट होती है बेचने का, लेकिन कब होती है, पॉनर को पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद उसके पास राइट हो जाती है उसके गुड्स को बेचने का। राइट टू यूज डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल कार। देखिए बेलमेंट में जो राइट टू यूज है वो बेली के पास होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में होता है, सब में नहीं होता है। जनरली ये ग्रेट्यूस का केस में होता है, जो फ्री वर्क केस होता है ना, जो मैंने क्लास में आपको बताया था लास्ट क्लास में, उस केस में राइट टू यूज मिलता है। पॉनी कैन नॉट यूज गुड, लेकिन पॉनी के पास राइट्स होता ही नहीं उसका पॉनर का गुड्स को यूज करने का, ठीक है। तो आई होप इसका डिफरेंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आता है हमारा बेलर और बेलमेंट और प्लेज का समरी, शॉर्ट समरी। बेलमेंट क्या होता है, डिलीवरी प्लस पर्पस प्लस रिटर्न, यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। कौन सी गुड्स होनी चाहिए, मूवेबल गुड्स होनी चाहिए। पर्पस होना चाहिए, कौन सा पर्पस होना चाहिए, चाहे तो रिपेयर का, चाहे तो ट्रांसपोर्ट का, कोई भी तरह का पर्पस होना चाहिए उस सामान के लेकर के। फिर रिटर्न, यानी कि जब सामान को वापस भी लेना है, यानी कि बेलर ऐसा नहीं कि सामान देकर के बेली को भूल जाए, ऐसा नहीं है, उसको जो सामान दिया है रिपेयर होने के बाद उसको वापस भी लेना होगा। बेलर पेज फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, बेलर जो है वो गुड्स का हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस जो है वो बेलर ही देगा, चाहे वो केस ग्रेट्यूटस का हो चाहे तो नॉन ग्रेट्यूटस का हो। फिर आता है बेली मस्ट नॉट मिक्स और मिसयूज गुड्स, यानी बेली अपने गुड्स के साथ बेलर का कोई भी गुड्स को मिक्स ना करे। फिर आता है प्लेज इज बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी, प्लेज में सिक्योरिटी की बात होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी का लेन देन होता है, ठीक है, सिक्योरिटी के बदले पैसे लिया जाता है। फाइंडर कैन सेल इफ चार्जेस मोर देन 2/3 वैल्यू, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से भी बता दिया वो एग्जांपल देकर के। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मैंने ईच और एवरी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर वे में बता दिया। और नेट के एग्जाम के लिए क्या आता है, राइट्स ऑफ पॉनर और राइट्स ऑफ पॉनी, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है, ये सब जनरली यही सब आता है नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। क्लास कैसे लगा कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं,
और आप भी अगर यूजीसी नेट एस्पिरेंट है कॉमर्स के या बीकॉम या एमकॉम है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है, बिल्कुल क्वालिटी जो पढ़ाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको, है ना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी, है ना। तो फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।